सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 23 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले पेज में हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पे थे। कई मुद्दों पे बातचीत हुई है और प्रयास करा जा रहा है कि भारत रशिया यूक्रेन ईस्ट यूरोप के बीच में अच्छे संबंध बना के रखे। इसी को लेके मीटिंग हुई है। बाकी मीटिंग कंक्लूजन क्या था वो बहुत जल्दी हमको शेयर कर दिया जाएगा विदेश मंत्रालय द्वारा। हम उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे मुख्य आर्टिकल्स पे। एक्सप्लेन पेज पे आज हम बात कर रहे हैं यूरोप पुश इंडियाज एजेंसी वाई मोदी विजिट टू कीव इज सिग्निफिकेंट। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Ukraine President Vladimir Zelensky in Kyiv. Does Prime Minister visit signal a break from India's traditional foreign policy stance on Ukraine? मतलब क्या सही में यूक्रेन से मिल के आना बहुत ही बड़ा हमारे लिए वो है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, या कुछ अलग हम हटे कर रहे हैं? रशिया से भी दोस्ती कर रहे हैं, यूक्रेन से भी दोस्ती कर रहे हैं, क्या ये अलग है? Certainly not continuation of India's traditional foreign policy stance. India was close to Soviet Union during the Cold War. यूक्रेन वॉज बॉर्न आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसआर। यूक्रेन हम जानते हैं कि जब सोवियत संघ विघटन हुआ था तो इसका गठन किया गया था 1991 में। बट इंडियाज अफेक्शन फॉर सोवियत यूनियन एंड लेटर रशिया डिड नॉट एक्सटेंड टू यूक्रेन। दिस इज नॉट डिसिमिलर टू इंडियाज रिलेशन विद पोलैंड। द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विजिटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हेन पोलैंड वॉज अ वॉर्सो पैक्ट मेंबर। तीन प्रधानमंत्री पहले मिल चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब, देसाई साहब और इंदिरा गांधी जी। वॉर्सो पैक्ट अगर आपने सुना होगा तो हाँ, ये पोलैंड से ही संबंध रखता है। बोथ पोलैंड एंड यूक्रेन आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन यूरोप, बट इंडियाज बायस टुवर्ड्स रशिया इन रिस्पेक्ट likely prevented New Delhi from going full steam on its engagement with Central and Eastern Europe. मगर क्योंकि शुरुआत से ही हमारा रुझान रशिया की तरफ ज़्यादा था, इसलिए हम इन कारणों की वजह से ईस्टर्न यूरोप पे ध्यान नहीं दे रहे थे। मगर हम अब ये जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू हैव फोकस ऑन ईस्टर्न यूरोप एज वेल। What has led to India's depart from its older foreign policy stance towards Ukraine? और ऐसा क्यों हुआ है, तो कारण क्या है इसके पीछे? और हम जानते हैं कि डिप्लोमेसी में दोस्ती यारी कुछ नहीं होती, सब सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है ना। चाणक्य नीति में भी हमने पढ़ा और जाना कि उन्होंने कई प्रिंसिपल दिए, 7 प्रिंसिपल दिए मेरे ख्याल से। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि कूटनीति, राष्ट्रनीति, डिप्लोमेसी मतलब से चलती है और मतलब पे ही होनी चाहिए। Bilateral relations took a hit after Russia's Ukraine war began in Feb 2022. The volume of India-Ukraine trade dropped from $3.39 billion to $0.78 billion. युद्ध होने से साथियों भारत और यूक्रेन के बीच में लगभग व्यापार 3.40 मान लीजिए तो भी एक ही बात है, से घटकर 0.7878 पे गिर गया था नीचे आके इतना व्यापार आपका, जो कि हमारे चिंता का विषय है। But the war has also created a new opportunity for New Delhi to engage with Kyiv, while India has maintained a strategic balance of the conflict itself. Over the past 2 years, the highest level of India leadership have engaged directly with Ukraine. Modi has met and spoke with Zelensky. और भारत ने इस युद्ध के दौर में कई बार उच्च स्तरीय वार्ताएं करी हैं, बैठक करी हैं, अपना सपोर्ट दिखाया है। On March 29, जयशंकर hosted Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba in New Delhi, और इससे पहले भी वो आए थे, भारत में मुलाकात हुई थी उनसे। Could Modi visit to Ukraine impact India's relation with Russia in any way? There is no reason for that to happen. India-Russia relations are in no way linked to India's engagement with Ukraine. क्या ये जो दिखाया जा रहा है कि इससे रशिया से संबंध खराब हो जाएंगे या कुछ असर पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों संबंध को अलग हैं। ये आप वैसे ही समझ सकते हो
कि देखिए ये डिप्लोमेसी में इतना कॉम्प्लेक्स सर्कल चलता ही चलता है, ठीक है। This is not international politics works. For instance, Russia and India continue to share a strong relationship. India has been key to keeping Russia's economy afloat by helping it bypass the Western sanctions, and India continues to use Russia military hardware. हम एक तो पहली बात तो मिलिट्री के बहुत बड़े इनटेक करते हैं रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर का, या साथ ही साथ हम जो यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं हम उसकी ऑल्टरनेट मार्केट रशिया को प्रोवाइड कराते हैं इंडिया से. एट द एंड ऑफ द डे द कॉमन इंटरेस्ट आर द ड्राइविंग फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस as Russia's engagement with China does not impact its relationship with India. Moreover, if New Delhi wants to play peacemaker, मतलब वही सब बातें करी गई हैं कि पहले ये हमें ऑथर ने क्लियर कर दिया है कि दोनों रिलेशन अपनी तरफ ठीक हैं और दोनों देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. भारत का रुझान ईस्टर्न यूरोप पे इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए हर कोई चाहे यूएस भी हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, वह अपना हर संभव प्रयास करता है कि मौके ढूंढ के अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके. आप देखिए चाइना कहाँ तक पहुँच गया है. चाइना ने टेस्ला के टक्कर में एक कार कंपनी बनाई BYD. आपको पता है BYD कंपनी नई बनी थी, नई कंपनी, सॉरी मतलब ईवी जो BYD बना रही है, ईवी कार्स किसे किसे कंपैरिजन में बना रही है, टेस्ला के टक्कर में बना रही है. BYD मेक्सिको तक पहुंच चुकी है. मतलब सोचिए कि दुनिया चाइना को कितना भी गाली देता रहे कि चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, यूएसए चाइना के खिलाफ है साउथ चाइना सी पॉलिसी को लेके, मगर यूएसए चाइना के साथ है ट्रेड पॉलिसी को लेके. दोनों बातें हैं. यूएसए ईरान के खिलाफ है, सैंक्शन लगा रखे हैं. इंडिया यूएसए का दोस्त है, मगर इंडिया ईरान का भी दोस्त है. इंडिया यूएसए का दोस्त है, मगर इंडिया यूएसए के डॉलर को कम करने के लिए ब्रिक्स में खुले मंच पे कहता है डी डॉलराइजेशन, कि बाजार से डॉलर को भगाना है. इंडिया लगातार प्रयास में है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक, आसियान एक्सेट्रा, तो ये सब कूटनीति में लगा रहता है. फिलहाल ऑथर ने भी ये हमको क्लियरली समझाया है कि ईस्टर्न यूरोप क्योंकि इस समय एक तरीके से एक नए सवेरे की तरफ चल रहा है, तो ऐसे मौके पे बहती गंगा में हाथ हर किसी को धोना चाहिए. यही डिप्लोमेसी, यही कूटनीति होती है. और भारत का दोनों तरफ एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन रहेगा, और एज सिंपल एज दैट. सी मोहन साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि ये स्टेप बहुत ही गलत है वगैरह वगैरह. तो इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द होल इशू एंड द कंटेक्स्ट बिफोर कमेंटिंग ऑन एनीथिंग. अगला आर्टिकल है ग्लास सीलिंग. ये बेसिकली मतलब बता रहे हैं अ मेटाफर फॉर द इनविजिबल बैरियर्स अगेंस्ट वुमेन रीचिंग सीनियर करियर पोजीशंस, कि महिलाएं जो हैं वो आपकी उच्च पदों पे क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जिसको लेकर इन्होंने अमेरिका का एक आपको उदाहरण दिया है. मैं इस पर नहीं जाऊँगा, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, कुछ विशेष नहीं लगा मेरे को. चंद्रयान-3 को लेकर आर्टिकल था द फर्स्ट फाइंडिंग्स, क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं, क्या पाया है उसने चंद्रयान ने. ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर Chandrayaan-3 लैंडेड ऑन मून, scientists in India have released the findings of studies carried out by one of the instruments on the rover module. The findings comprise the first analysis of the composition of the topsoil and moon's the latitudes. अभी डिटेल्स आप मत जाइएगा ज़्यादा, अभी तो ये सब रिपोर्ट्स आती रहेंगी. हालांकि इसमें अभी जानने का प्रयास करेगा कि कौन सा पेलोड है, कौन से इक्विपमेंट का काम क्या होता है ना, एफ एक्सेस क्या है, एक्सेस क्या है वगैरह वगैरह. कंक्लूडिंग करेंगे इसको अगर हम, इफ़ द मिक्सिंग ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ लूनर क्रस्ट वॉज प्रोपेल्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ SPA बेसन and by further impacts subsequently in and around the basin, scientists believe that AFXS measurements will serve as the first ground truth in the South Polar Highlands and probably play a key role in the overall understanding of the origin and evolution of moon. Basically, मून की सतह का अध्ययन करके, सैंपल्स का अध्ययन करके हर किसी को ही
जानने का प्रयास है कि ये कंपोजिशन क्या है, कैसे बना है। विशेषकर ये साउथ पोल रीजन में लैंड हुआ है, तो वहाँ का अध्ययन कर रहा है ना। साउथ पोल रीजन में लैंड हुआ है, while the composition of lunar topsoil near the equatorial and the mid latitude regions have previously been studied by earlier moon missions। देखिए, क्योंकि जो मिड लैटिट्यूड है और जो इक्वेटोरियल रीजन है मून का, जितना इक्वेटोरियल रीजन है और जो मिड लैटिट्यूड्स है, उसका अध्ययन लगभग अन्य देशों ने अपने मून मिशन में कर चुके हैं। मगर भारत क्योंकि साउथ पोलर रीजन में लैंड करा है, यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज है कि हम यहाँ पे अध्ययन करके कुछ पता लगा पाएँ, और उसके भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट जो हमने कई वीडियो में आपको बताया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट सच मेजरमेंट्स हैव बीन कैरिड आउट नियर द मून्स पोल्स। और पहली बार ही कोई देश है जो मून की पोलर रीजन की तरफ अध्ययन कर रहा है। It's a first to carry out in situ experiments of any kind of the poles. The rover moved within a 50-meter radius of the landing site and took readings of different kind of surfaces, from relatively smooth ones to near the rims of small craters। मतलब वो इससे रोवर अपना प्रयास कर रहा है। और इससे पहले मिशन कौन से हो चुके हैं? अपोलो 16 हो चुका है, रशिया का लूना हो चुका है, चाइना का चांगी 4 हो चुका है, और ल्यूमैक्स मिशन है जो कि जापान के साथ मेरे ख्याल से बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, या शायद हो चुका है जब तक हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ल्यूमैक्स नाम का मिशन, ये हम लोग जापान के साथ करने वाले थे। इसमें हम भी मदद करेंगे जापान की। फिलहाल इसमें इतना ही है। अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे पीयूष गोयल साहब का एक आर्टिकल है, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो अमेज़ॉन वगैरह हैं, ये बहुत ही प्रेडेटरी प्राइसिंग करके मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने कहा, कंज्यूमर के फेवर में कहा कि इससे जो बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जो मार्केट है, ऑनलाइन ई कॉमर्स की वजह से फ़ायदा तो हो रहा है, चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, व्यापार बढ़ गया है, मगर इससे मार्केट में एक पैरिटी नहीं क्रिएट हो पा रही है ना। आर प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज गुड फॉर द कंट्री? व्हेन अमेजॉन सेज दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $1 billion in India, we all celebrate. We forgot the underlying story that $1 billion is not being invested in any great service or in any significant way to support the Indian economy. They posted $1 billion loss in the balance sheet that year। तो गोयल साहब थोड़ा सा निश्चित हैं कि कंज्यूमर्स के लिए ना एक न्यूट्रल मार्केट रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ना कि कोई प्रेडेटरी मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट हो जाए ई कॉमर्स में बड़ी मार्केट फर्म्स के द्वारा। ये वाला आर्टिकल उसी की कंटिन्यूटी में है, तभी हमने पहले उसका आपको एक आइडिया दे दिया। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एट अ प्राइस लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको अगर मार्केट को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप जो मार्केट में दाम मिल रहा है, आप उससे कम में सेल करिए। जब आप उससे कम में सेल करेंगे, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो कंज्यूमर है वह ऑब्वियस ही बात है आपकी तरफ खींचे चला आएगा, और एक नहीं आएगा, धीरे धीरे आपके साथी कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे इसमें। इससे मार्केट को नुकसान होता है और मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती है। ई कॉमर्स को लेके पीयूष गोयल साहब की यही चिंता है। ड्राइविंग out competitors could result in the creation of a monopoly-like market structure. While consumers benefit in the short term via lower prices, the long-term consequences are less market competition, और मार्केट कॉम्पिटिशन लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। The report by Pehal India Foundation, at the launch of which Goyal made the comments, presents that the counters some of the charges that has been levied against such platforms. As per the report, while e-commerce is indeed growing at a fast pace, it comprised only 7.8% of total retail sales in 22। और भले ही ई कॉमर्स बहुत बड़ा दिख रहा है कि ग्रो हो रहा है, मार्केट को ये कवर अप कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, मगर 2022 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से ई कॉमर्स सिर्फ 7.8% का ही पार्ट रखता है, मार्केट का कंप्राइज करता है टोटल रिटेल सेल्स में।
तो इतना भी डेटा उनके फेवर में नहीं है। The report estimates that around 1.6 million retail enterprises take part in e-commerce activity in India, with the online vendor generating 5.8 million jobs. A significant share of e-commerce vendors surveyed in the report said that the sales and profits have been increased after they started selling online. और लोग कहते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो ऑनलाइन जाने से और बेहतर हो चुका है। The e-commerce market in India is fast growing segment with more and more consumers and business onboarding such platform. दिक्कत कोई नहीं है, ई कॉमर्स अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपना काम कर सकती हैं, वो अपना काम कर रही हैं। पीयूष गोयल साहब का जो कहना था उनको सिर्फ ये है कि मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, और इसके इसीलिए उन्होंने प्रेडेटरी प्राइसिंग को टारगेट करा कंज्यूमर फेवर में। बाकी आर्टिकल्स हैं आप कर लीजिएगा, अच्छे आर्टिकल्स हैं। मैं सिर्फ की आर्टिकल्स पे रहूँगा। इजिप्ट गाज़ा वॉर चल रहा है, सीज़ फायर डील को लेके भी हर किसी की निगाहें बनी हुई हैं। बाकी आज के इतने रखते हैं, जो भी न्यूज़ यहाँ पे कवर नहीं कर पाए वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर विज़िट करिएगा डिटेल में, उसमें एक्सप्लेन हम कर देंगे। थैंक्स फॉर गिविंग मच टाइम। और अखबार का अध्ययन आप बिल्कुल करा करिए, हमसे एक क्विक एनालिसिस के माध्यम से आपका समय कैसे अखबार पढ़ना है एक आइडिया करवा रहे हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मच टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस